हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पोलपाथ एंड दिस इज प्रतिमा सिंह। आज का ये सेशन जो है ये फुल फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं। खुद मैंने इनको बैठ के फॉर्म किया है, यानी कि एनसीईआरटी को रीड करके यहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं। जिस तरह का जो है आजकल का एग्जाम का लेवल जा रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। और यदि आप इनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इनको अच्छे से फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि आधा आपने कॉन्सेप्ट लिया और आधा नहीं लिया। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो चीज़ें रिलेट करती हूँ, जिस तरह के वहाँ पर सेंटेंस बन सकते हैं, क्या उसमें चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें से आप जो है वंचित हो जाएँगे। और ये जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट जो है एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरी तरह से फॉलो करें। एक-एक एक्सप्लेनेशन, एक-एक जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक-एक जो इसमें फैक्ट दिया गया है, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी का है और बाहर का कुछ भी नहीं है। और एनसीईआरटी को तो आपको पता होना ही चाहिए 101%। तो यदि आप जो है इसे फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी तरह से फॉलो कीजिए। बहुत ही यहाँ से अच्छे क्वेश्चन जो है फॉर्म करके मैं दे रही हूँ आपको। तो मेरी मेहनत का तभी फ़ायदा निकलेगा जब आप पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आपको फ़ायदा होगा तभी मेरी मेहनत जो है सफल होगी। ठीक है? तो आज हम देखेंगे आज का जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। तो इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करके आप मुझे मोटिवेट करें कि मैं पूरी एनसीईआरटी प्लस अन्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, रिसर्च करके वो आप तक पहुँचा सकूँ। और आपको भी पता है ये चीज़ कि कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो मोटिवेशन आप मुझे देंगे सब्सक्राइब करके, लाइक एंड शेयर करके। ठीक है? तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इससे संबंधित ये सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, वो हम आगे देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि यह संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। जबकि ऑप्शन बी कह रहा है मांगे जाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। देखिए, वित्तीय तो आपको पता है क्योंकि मॉनेटरी से वित्तीय निकल रहा है। देखिए, लेकिन ये तकनीकी सहायता भी मुहैया कराता है। तो सेंटेंस को एक-एक जो है वर्ड को आपको पकड़ना है। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर फॉर्म होते हैं, लेकिन वहाँ आप पकड़ नहीं पाते हैं और समझ जो है वहाँ आंसर जो है आपसे गलत टिक हो जाता है। सी कह रहा है 189 देश हैं, जो है 189 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है? अब ये डी कह रहा है कि सभी सही हैं और ई कह रहा है एक से अधिक सही है। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो ये वैश्विक स्तर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो वैश्विक स्तर पर वित्तीय सहायता, जो वित्तीय व्यवस्था इसकी देखरेख करता है, जो भी विकासशील देश हैं उनको और विकसित दोनों को ही ये क्या फंड प्रोवाइड कराता है, इनकी व्यवस्था की देखरेख करता है। और दूसरा क्या है कि मांगे जाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। ठीक है? तो वित्तीय और तकनीकी सहायता ये भी सही है। और 189 इसके सदस्य देश हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जब 189 दिया गया है, तो यहाँ से 99.9% चांसेस हैं कि यही ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये आप लर्न कीजिए, क्योंकि अभी एमपी वर्ग 1 में जो है 193 का ऑप्शन दिया गया था, जबकि आज की डेट में कहीं-कहीं किसी बुक्स में देखिए आप 194 जो है जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, उसके कितने हैं 194 बुक्स में दिखाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 193 दिया गया है, तो वही एग्जाम में आया था। तो आप एनसीईआरटी को आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आप एनसीईआरटी को जो है लेकर के चलें। 189 सदस्य देश हैं किसके, जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके। ठीक है? यदि आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है? हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसका जो है हो जाएगा हिंदी में। और यहाँ पर सभी सही हैं, जितना भी दिया गया है। ये फैक्ट क्या है, 12 अप्रैल 2016 के अकॉर्डिंग ये फैक्ट तब का लिया गया है, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन आएगा तो आपको इसी को टिक करना है। एनसीईआरटी में आपका यही फैक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बातें कही गई, जितने भी सेंटेंस रखे गए हैं, सभी सही हैं। देखेंगे दूसरा,
तो ये भी IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। तो IMF में क्या है, जो मताधिकार हैं सभी देशों के अलग-अलग हैं, यानी कि जो वोटिंग वेटेज है वो अलग-अलग है सभी देशों का। तो यहाँ पर किसके पास समूह 7 जो है, तो समूह 7 के पास कितना है, ये 41.29% मत इसके पास है, ठीक है। और अमेरिका के पास कितना है, अमेरिका के पास है 16.25% मताधिकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वहाँ बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ ऑप्शन में रखे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि भारत के पास 2.64 जो है परसेंटेज का इसके पास भी मताधिकार है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि उपयुक्त कोई सही नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन जो है यहाँ पर रखे गए हैं कि कौन सा, तो उपयुक्त कोई सही नहीं, ये नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। एक से अधिक सही है, यहाँ पर एक्चुअली सभी सही हैं आपके, जो है सभी ऑप्शन जो है राइट हैं। क्यों राइट है, क्योंकि ये भी राइट है। भारत के पास मताधिकार कितना है, 2.64% है। अमेरिका के पास कितना है, 16.52% है। जबकि जो ग्रुप 7 है, समूह 7 के पास कितना है, 41.2%। और ये सभी फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी जो है पूरा आपके जबान यानी टंग पे होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे कुछ फैक्ट हैं जो वहां पर दिए गए, ये हमने लिख दिए हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चाइना को आप देख सकते हैं, 6.9% इसका मताधिकार है, जो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में है, ठीक है। आगे रूस का कितना है, 2.59 है। और हमसे क्या है, थोड़ा सा कम है, हमारा 64 है, 2.64 है, इसका 2.59 है। तो यानी कि 5.5 का जो है यहाँ पर अंतर पड़ रहा है, 0.05 का। आगे क्या है, ब्राजील 2.22% है और सऊदी अरब 2.02% है मताधिकार। इसका मताधिकार की बात हो रही है, तो ये इसके जो मताधिकार के कुछ फैक्ट है, जिसमें कि ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत का है, ये अमेरिका का अकेले का इतना है, अमेरिका का अकेले का इतना है 16.52%, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ई सही हो रहा है कि एक से ज्यादा, यानी कि सारे सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समूह 7 के सदस्य हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह मैंने फॉर्म किए हैं। ये जो कंटेंट मैं दे रही हूँ, ये कहीं आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने रात भर बैठ के खुद ये क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं, निकाले हैं, फॉर्म किए हैं। और इस पे मैं कॉपीराइट क्लेम भी कर सकती हूँ। तो इतना मैं बता रही हूँ। अब यहाँ से कोई कॉपी करके ये थोड़ा सा हेरफेर करके दे दे, अदरवाइज ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये प्योरली फॉर्म बाय मी, मैंने इसको फॉर्म किया है, ठीक है। समूह 7 के सदस्य हैं, क्या है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑप्शन ए है। बी क्या कह रहा है, रूस, ब्रिटेन, इटली एंड कनाडा। और सी क्या कह रहा, ब्रिटेन, कनाडा, चीन। और डी क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समूह 7 के सदस्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये चारों जो है समूह 7 में आते हैं। और बाकी और कौन कौन से आते हैं, एक तो ये ब्रिटेन आ जाएगा, दूसरा इटली आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा कनाडा, ठीक है। ये आ जाएंगे, यानी कि 7 हैं, तो 7 आ जाएंगे, ब्रिटेन, इटली, कनाडा एंड अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस, ये आ जाएंगे। रूस इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका ये नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो है चीन दे दिया गया, ब्रिटेन, कनाडा तो है, बट चीन दे दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। और एक से अधिक, जब सिर्फ आपका ए यहाँ पर सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कौन कौन से 7 है, तो 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। इनसे मिलकर के जो है समूह 7 का निर्माण हुआ है। ये यानी कि ये 7 सदस्य देश इसके जो है समूह 7 के सदस्य हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा कुछ एक ट्रिक या एक थोड़ा सा कुछ इसमें बना लेती हूँ, उससे मैं याद करती हूँ। इसमें है जापान का अजब फ्राई, मैंने ये मेरा है, काफी मुझे है कॉमेडियन आप इसको समझ सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे याद करती हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं कभी यहाँ वहां झांकने नहीं जाती हूँ। जापान का अजब फ्राई, आपको हंसी आएगी थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका कंटेंट जो है आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पर कोई मिस्टेक ना हो। फिर क्या होता है, याद कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। अगर हम कोई ट्रिक अपनी बना ले, कोई स्टोरी से रिलेट कर दें, तो हम कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हम बेझिझक टिक करते हैं वहां पर, विदाउट डाउट, है ना, विदाउट एनी डाउट हम टिक करते हैं। तो जापान हो गया, जापान का से हो गया कनाडा, ठीक, का से कनाडा हो गया।
आ से हो गया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया। जा से क्या हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया। और बा से क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया। और फ्रा से हो गया फ्रांस, ठीक है, फ्रा से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और ई से हो जाएगा इटली, इटली। तो क्या है यहाँ पर, थोड़ा कॉमेडी भी लग सकता है आपको, बट मैं ऐसे याद करती हूँ सारी चीज़ों को। कोई चीज़ मैं एक ही चीज़ को बार-बार जो है वहाँ पर लर्न करने नहीं जाती हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ, अगर बड़ा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, तो मैं फटाफट एक स्टोरी क्रिएट करती हूँ, कुछ वहाँ पर ट्रिक भिड़ाती हूँ और उसको वहीं पे कंप्लीट करके लिख देती हूँ एक बार। उस फ़ॉर्मूले को अगर 1-2 बार मैं देख लेती हूँ, तो वो हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाता है। मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ-वहाँ ताक-झाँक नहीं करती हूँ। मेरे माइंड में किसी न किसी ट्रिक के बहाने सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, और मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए जापान का अजब फ्राई, जापान का अजब फ्राई जो है, ये आपका हो गया। आप अपना भी बना सकते हैं, इससे अच्छा भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। समूह 7 के जो है कौन-कौन से सदस्य हैं, उस पे बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में क्या है? दुनिया का नक्शा बना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं, कौन-कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और उनका मतलब क्या निकलता है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीईआरटी में जो कुछ भी आपके दिया गया है, सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये मान के चलिए। कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि दुनिया का नक्शा बना है, कह रहा है। बी कह रहा है चारों तरफ जैतून की पत्तियाँ हैं उसमें। सी कह रहा है जैतून की पत्तियाँ विश्व शांति का संकेत करती हैं। डी कह रहा है सभी सही हैं। और ई क्या कह रहा है कि एक से अधिक सही है, यानी कि सभी सही नहीं है, लेकिन हाँ, एक से अधिक सही है। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि इसका जो है सभी सही है। जैतून की पत्तियाँ हैं उसमें, ठीक है? चारों तरफ क्या है, जैतून की पत्तियाँ बनाई गई हैं ऐसे करके। और जो है दुनिया का नक्शा उसमें बना हुआ है। और जैतून की पत्तियाँ अगर देखें, इसका मतलब क्या निकलता है, तो ये विश्व शांति का संकेत करती हैं जैतून की पत्तियाँ। सभी यहाँ पर सही हैं, ठीक है? सेशन को सभी जो है लाइक कर देंगे और शेयर पक्का कर देंगे, ठीक है? आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी थक जाते हैं। अब ये जो तैयार किया है, ये बहुत ही मेहनत के बाद सारे क्वेश्चन निकाल के इनको पीडीएफ बना कर के मैं लाई हूँ। तो सोच लीजिए कितना हार्ड वर्क है और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम भी थक सकते हैं। लेकिन यदि इंसान को लगातार मोटिवेशन मिलता रहे, तो वो थकता कम है और अपना काम करता रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप आते हैं, हम एनालिटिक्स में देखते हैं, आप आते हैं, वीडियो को देख कर के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन हाई होगा और आपको और अच्छा और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, देख कर के ऐसे मत जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आगे क्या है? उग्रवादी गुट हिज़्बुल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज़राइल ने लेबनान पर हमला जून 2016 में किया, 2016 में किया था। और कारण बता रहा है, कारण क्या था? पहला कारण बता रहा है कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए। दूसरा बता रहा है कि लेबनान के संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए। सी बता रहा है कि दोनों सही हैं यहाँ पर, जबकि डी बता रहा है कि दोनों गलत हैं। तो देखो, जो इज़राइल ने लेबनान पे हमला किया था, तो ये जो उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह था, उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो है इसने हमला किया था। और इस हमले में क्या हुआ था कि जो रिहायशी इलाके थे, जहाँ पर आम नागरिक रह रहे थे, उन बिल्डिंगों पर भी हमला किया गया और बहुत सारे इसमें आम नागरिक मारे गए। यानी कि एक प्रकार से यहाँ मानवाधिकार का हनन हुआ। और इस पर जो है संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन इतना लेट पारित हुआ। देखिए, जून में ये हमला होता है और अगस्त में जाकर के ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित होता है कि मतलब इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ से सेना वापस करनी चाहिए। और अगस्त में प्रस्ताव पारित होने के बाद अक्टूबर में जाकर के वो सेना की वापसी होती है। तो मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन तो गए हैं चीज़ों को सुलझाने के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ कोई फ़ोर्सफुली नियम ऐसा नहीं है कि हम इन्फोर्स कर सकें। ये सभी की आपसी समझ से है, कौन समझता है, कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी समझ की बात जितना यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, उतना ज़्यादा चीज़ें वर्क करेंगी। नहीं रहेगी तो नहीं करेंगी, क्योंकि ये जैसे कि एक राष्ट्र के अंदर संप्रभुता होती है, उसको सभी को मानना बाध्यकारी होता है, ऐसा वहाँ पर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या है, समझदारी से काम चलता है, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। किस महासचिव का ये कथन है, ठीक है? महासचिव के द्वारा कहा गया कथन है, लेकिन कौन से महासचिव ने कहा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है
है बान की मून ने कहा है, दूसरा कह रहा है डेग हैमरशोल्ड ने कहा है, जबकि सी कह रहा है कोफी अन्नान ने कहा है और डी कह रहा है बुतरस बुतरस-खाली ने कहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किसने कहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डेग हैमरशोल्ड ने कहा है और ये दूसरे महासचिव थे। ठीक है, ये दूसरे महासचिव थे और ये जो डेग हैमरशोल्ड है ये कहाँ से थे, स्वीडन से थे। ठीक है, स्वीडन से थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो 1953 से 1961 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। 1953 से 1961 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और यहाँ पर ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका क्वेश्चन जो है सीक्वेंस इनका पक्का पूछता है। पीजीटी लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो आप सीक्वेंस के लिए तैयार रहिए और आपकी बुक में यानी कि एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया गया है, तो आप सीक्वेंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पहले कौन सा आते हैं, ये ट्राइगो, पहले कौन से होते हैं, ये होते हैं ट्राइगोली। ठीक है, ये ट्राइगोली आते हैं और ये जो है 1946 से आते हैं और 1952 तक रहते हैं। तो ये 1946 से 52 तक रहते हैं, यानी कि ये केवल एक कार्यकाल पूरा करते हैं और दूसरा जब कार्यकाल आता है तो इनका कौन, चाइना जो है इसका विरोध कर देता है। ठीक है, इसमें जो है इनका चाइना इनका विरोध कर देता है और ये थे कहाँ से, ये थे नॉर्वे से, नॉर्वे से। ठीक है, दूसरे तो ये हो जाते हैं आपके जो डेग हैमरशोल्ड जाते हैं। तीसरे कौन से आते हैं, तीसरे आएंगे आपके यूथॉन्ट आते हैं और यूथॉन्ट कहाँ से होते हैं, ये होते हैं वर्मा, ये वर्मा से होते हैं। ठीक है, और ये आते हैं 1961 से जो है 1971 तक आते हैं। उसके बाद आते हैं कुर्त वाल्दहीम आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से होते हैं, ये ऑस्ट्रिया से होते हैं, ऑस्ट्रिया से होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 ऐसे महासचिव होंगे जो मतलब एक टेन्योर पूरा करेंगे, 2 वर्ष का नहीं, 2 बार का कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि 2 टेन्योर पूरा करते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है 2 ऐसे महासचिव होंगे जो कि एक टेन्योर पूरा करते हैं और उसका कोई ना कोई विरोध करता है, उस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आगे इसी में बताऊंगी। ठीक है, 5वें कौन होते हैं, 5वें होते हैं जेवियर पेरेज। तो ये जेवियर पेरेज होते हैं, ये कहाँ से, पेरू से होते हैं। ठीक है, छठे कौन से होते हैं, जेवियर पेरेज पेरू से होते हैं और ये जो है 1982 से 1991 यानी कि 2 टेन्योर ये भी पूरा करते हैं। फिर आते हैं 6 बुतरस खाली, इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाल्दमीन, यूथॉन्ट, ये 3 ऊपर के 3-4 ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाना ये जो है बुतरस खाली, ये भी क्या करते हैं, इनका भी अमेरिका ने जो है क्या किया था, असहमतियां थी और अमेरिका ने इसका विरोध किया था। दूसरी बार इसको जो है ये दूसरी बार महासचिव बनने से विरोध कर दिया था और इसको जो है त्याग पत्र देना पड़ा था। तो बुतरस खाली खाली ठीक है, ये थे कहाँ से, अगर हम बात करें ये कहाँ से थे, तो ये मिस्र से थे। ठीक है, बुतरस खाली मिस्र से थे और अमेरिका ने इनका विरोध किया था। और एन एजेंडा फॉर पीस, ये अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में, एक एजेंडा फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस जो है ये इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जब ये अपने कार्यकाल में थे, अपने टेन्योर के टाइम पर इन्होंने ये पेश किया था। तो यहाँ पर ये देख लीजिए जो पहले ट्राइगोली एंड बुतरस खाली यानी कि छठे, इन दोनों ने क्या किया है कि टेन्योर अपना जो है कैसा जो कार्यकाल था, एक ही कार्यकाल को पूरा किया है। इन्होंने भी एक किया है और इन्होंने भी एक किया है। इनका जो है चीन ने विरोध किया था, इसका जो है अमेरिका ने विरोध किया। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है कि ट्राइगोली का विरोध चीन ने किया था, एक कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, और जो ये हैं क्या बोलते हैं, जो ये बुतरस खाली, इनका जो है अमेरिका ने विरोध किया था। यहाँ पर 2 चीजें आप याद रखेंगे। और जो ये हैं ट्राइगोली, कोरिया युद्ध का शीघ्र समाप्त करने में ये असफल रहे थे, इसीलिए जो है चीन ने इनका जो है विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 7th कौन है,
7th हो जाते हैं आपके कोफी ए अन्नान, कोफी ए अन्नान, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वान की मून, 8वें हो जाते हैं वान की मून। कोफी अन्नान कहाँ से होते हैं? कोफी अन्नान जो है घाना से होते हैं, ठीक है, घाना से होते हैं और ये 1997 से 2006 तक काम करते हैं, जबकि वान की मून जो है 2006 से 2017 तक काम करते हैं, 16 तक, 17 में तो गुतरेस आ जाते हैं, तो ये 2006 से 2016 तक काम करते हैं, ये वान की मून। और वान की मून होते कहाँ से? जो दक्षिण कोरिया से होते हैं, ठीक है, ये दक्षिण कोरिया वहां से बिलोंग करते हैं, 8वां हो गए। और 9वें आजकल जो प्रेजेंट टाइम में है, ये गुतरेस अंतेनियो गुतेरेस हैं, ठीक है। कहाँ से हैं ये? पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल से हैं। और 2017 में जो है बान की मून के बाद 2017 में ये बने थे। तो देखो यहाँ 8वां 9वां और पहला दूसरा तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, इनका बहुत ध्यान रखना है आपको। और एन एजेंडा फॉर पीस, ये आपको याद रखना है, बुतरस बुतरस घाली के द्वारा छठे महासचिव थे उनके द्वारा दी जाती है, ये भी याद रखेंगे। और यदि हम बात करें कि कौन से 2 ऐसे महासचिव थे जिन्होंने सिर्फ एक टेन्योर को पूरा किया, तो पहले यानी कि ट्रैगवली और छठे यानी कि बुतरस बुतरस घाली। पहले का विरोध जो है चाइना ने किया था और छठे यानी कि घाली का विरोध किसने? अमेरिका ने किया था। तो ये सारी इनकी बातें, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सब आपकी एनसीईआरटी से है, कुछ भी अलग से नहीं है। और यदि आप एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर नहीं है और आप सोच रहे हैं आप पीजीटी कर लेंगे, टीजीटी कर लेंगे, तो मुश्किल है। आपको लग रहा होगा यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं, कैसे होंगे? तो उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन वीडियोज़ को बार-बार, इसमें फुल एनसीईआरटी कराऊँगी, इन वीडियोज़ को बार-बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए, क्रिस्पी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिस तरह से आपको रटना है रटिए, पढ़ना है समझिए, ट्रिक बिड़ाइए, ट्रिक लगानी है, जो करना है करना, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे है, किसने कहा? बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा यानी कि जनरल असेंबली की बात हो रही है, आम सभा के वार्षिक सत्र में वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। बेहतर होगा कि सारे देश इकट्ठे हों और एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो यहाँ पर सेंटेंस स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं और दोनों अलग अलग बंदे के हैं। तो पहले सबसे ये पूरा स्टेटमेंट किसने कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। शशि थरूर, हेमरसोल्ड, बुतरस घाली, कोफी अन्नान या कोई नहीं। तो ये जो है शशि थरूर के द्वारा कहा गया, जो हमारे भारतीय हैं, शशि थरूर जी नेता हैं, तो इनके द्वारा ये पूरा सेंटेंस कहा गया था। और देखो इसी में जो है एक सेंटेंस स्टेटमेंट और छुपा है कि क्या है, जैसा कि चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने से अच्छा है, से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। अगर इतना सिर्फ सेंटेंस आता है तो ये किसका? चर्चिल का है। लेकिन अगर ये पूरा सेंटेंस आता है तो शशि थरूर का है। और इतना बड़ा सेंटेंस देना बहुत ही मुश्किल है। तो या तो ये बतकही की चौपाल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, या फिर इधर से आ जाएगा कि सारे देश इकट्ठे हों और एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। तो ये किसके? शशि थरूर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। वैसे जैसा आपके एनसीईआरटी में पूछा है, अगर सेंटेंस आना होगा तो ऐसे ही आएगा। एनसीईआरटी का ये है कि मतलब सीधा-सीधा भी पूछ लेते हैं और जो बिटवीन द लाइन उसका मीनिंग निकल रहा होता है। जैसे कि शशि थरूर के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, लेकिन शशि थरूर ने क्या किया, चर्चिल के सेंटेंस को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये बिटवीन द लाइन मीनिंग हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त कि बिटवीन द लाइन क्या कह रहा है। और जो ये पेपर बनाते हैं, वो बिटवीन द लाइन जाकर के ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। यदि उनको कॉन्सेप्चुअल बनाना होता है, फैक्चुअल है तो वो सीधा-सीधा दिख ही रहा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक सामाजिक परिषद के सदस्य देशों का चुनाव कैसे होता है? आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है, या सुरक्षा परिषद द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है, या आम सभा द्वारा 4 वर्षों के लिए होता है, या सुरक्षा परिषद के द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। तो बताइए यहाँ आम सभा चुनाव करती है, सुरक्षा परिषद करती है और कितने वर्ष के लिए करती है, अगर कुछ जो भी करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आम सभा के द्वारा जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य हैं, इनका चुनाव आम सभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ से क्या बात हुई कि जो आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य हैं,
उनका चुनाव कौन करता है? इनका आम सभा, इनका चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा इनका चुनाव होता है। और आर्थिक सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। तो यहाँ से आपके 2 आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। आम सभा द्वारा चुनाव होता है, ठीक, आम सभा चुनाव करती है और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद में के बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है क्या सही है और नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य हैं इसमें। किसमें? आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य रखे गए हैं और ये जो है सदस्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से लिए गए हैं। बी कह रहा है सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 53 सदस्य हैं। सी कह रहा है सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व न देते हुए 54 सदस्य हैं। और डी कह रहा है कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है, जितने भी सेंटेंस हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में सभी गलत हैं। तो यहाँ पर देखो, सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य हैं इसमें, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें कितने हैं? 54 सदस्य हैं और ये सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यासता परिषद के बारे में। जो न्यासता परिषद है, ये कब स्थापित की गई, उसकी डेट से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पलाऊ के आजाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से स्थापित कर दी गई। बी कह रहा है कि 1 अप्रैल 1994 से स्थापित की गई। सी कह रहा है कि 1 अक्टूबर 1993 से स्थापित की गई। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो न्यासता परिषद है, ये अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी, क्योंकि ट्रस्ट टेरिटरी के लिए ही बनाया गया था। ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ, अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी कौन सा था? पलाऊ था। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी कौन सा था? पलाऊ था। और उसके आजाद होने के साथ ही ये परिषद को स्थगित कर दिया जाता है। कब? 1 नवंबर 1994 को ये स्थगित हो जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी था और ये कब जो है इसको स्थगित किया जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपीसीडब्ल्यू क्या है? ऑप्शन ए है शोध और प्रशिक्षण संस्थान है। बी रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन है। जबकि सी कह रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम है। डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं, कुछ और ही है, ठीक है। तो ये क्या है? रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ओपीसीडब्ल्यू। सभी ये एनसीईआरटी से हैं आपका, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है और एनसीईआरटी आपको घोल के पी जाना है। क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप इनको बस बार-बार जो है वीडियो देख करके, नोट्स बना करके आप इनको मेमोराइज करें। बहुत टाइम है आपके पास, 25 दिन का टाइम है लगभग, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं यदि आपके पास विल पावर है तो। दिन रात एक कर दीजिए और सब त्योहार, होली, दिवाली जो भी है, सोना जगना सब, हम तो कहते हैं खाना भी कम कर दो, हेल्दी फूड खाओ, बॉइल्ड फूड खाओ, जिससे आपको नींद कम आए और आप अपना जो है टारगेट पूरा करो। टारगेट पूरा करके एग्जाम में बैठो कॉन्फिडेंस के साथ और क्रैक कर दो। बार-बार रगड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में बैठो और क्रैक करो, फिर एंजॉय करो। लाइफ का एंजॉय भी करना जरूरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सैन फ्रांसिस्को में यूएन संगठन बनाने के लिए सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो यूएन संगठन बनाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में जो है संगठन जो है संपन्न होता है, ये कब हुआ था? ये पूछ रहा है। जनवरी जनवरी फरवरी 1945 में किया, या मार्च अप्रैल 1945 में, या अप्रैल और मई 1945 में, या जून जुलाई 1945 में? कब किया गया है? तो ये जो किया गया था अप्रैल एवं मई 1945 में, ये 2 महीने का लंबा सम्मेलन किया गया था। तो इसमें सारी चीजों को डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो हो जाएगा अप्रैल मई 1945 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पोलैंड ने हस्ताक्षर कब किए हैं, ठीक है। पोलैंड ने हस्ताक्षर कब किए हैं? 26 जून 1945 को किया था, या 15 अक्टूबर 1945 को किया था, या फिर 30 अक्टूबर 1945 को किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं है, कोई और ही डेट सही है, ठीक है। इनमें से कोई डेट सही नहीं है। तो अगर हम पोलैंड की बात करें तो इसने जो है 15 अक्टूबर 1945 को जो है हस्ताक्षर किया था, क्योंकि उस समय इसके यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल, यानी कि जो चुनावी गतिविधियां थी वो चल रही थी, तो कोई इस्टेब्लिश सरकार नहीं थी। इस्टेब्लिश सरकार बनते ही इसने जो है 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर इसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कर दिए थे। अगर हम 26 जून 1945 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है 50 देशों ने इस डेट को 26 जून 1945 को 50 देशों ने इसमें क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे,
ठीक है, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 जून 1945 को। और पोलैंड के हस्ताक्षर करते हुए कितने? 51 जो मूल संस्थापक देश इसके बन जाते हैं, यानी कि मूल देश जो इसके हैं, कितने? 51 बन जाते हैं। 50 देशों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को किया था। अगर हम बात करें कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को, इसमें भारत भी शामिल हो गया था। तो भारत, ये डेट जो है अभी एमपी वर्ग 1 में पूछी गई थी कि भारत कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 को जो है ये शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पर इस चीज से काफी जो है महत्वपूर्ण है, जो आपको मैंने बता दी है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्रम में रूजवेल्ट और चर्चिल अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्रम में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में सोचा जा रहा था, तो रूजवेल्ट कहाँ? अमेरिका के, और चर्चिल कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए, यानी किस डेट में किए? अगस्त 1941 में किया गया था, जनवरी 1942 में किया गया था, या दिसंबर 1943 में किया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहीं से होती है, और अगस्त 1941 में जो है रूजवेल्ट एंड चर्चिल ने इससे अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके इस चीज की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो जनवरी अगस्त 1941 में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, फिर जनवरी में क्या होता है, जनवरी 1942 में, जनवरी 1942 में जो है 26 मित्र राष्ट्र जो होते हैं, 26 मित्र राष्ट्र, ये जो होते हैं, ये मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। वाशिंगटन में मिलते हैं कितने? 26 जो है मित्र राष्ट्र होते हैं, है ना, ये वाशिंगटन में मिलते हैं, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ था। और यही जब मिलते हैं कब? 1942 में, जनवरी 1942 में ये 26 राष्ट्र मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर 42 में मिलते हैं जनवरी में, और फिर दिसंबर में यानी कि तकरीबन 2 साल बाद, दिसंबर 1943 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा होती है, उस पर जो है ये सभी हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये। ठीक है, देखो इसी के क्रम में एक चीज और आप जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो है 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, यहाँ पोलैंड ने किया, यहाँ पर जो है स्टेट में क्या होता है, भारत शामिल हो जाता है। ठीक है, भारत शामिल हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो स्थापना कब होती? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर ये 1945 में यूएन की स्थापना होती है, यूएन की स्थापना की जाती है। और जो ये 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, ये क्या है? इसका स्थापना दिवस के रूप में जो है इसको, ठीक है, इसको मनाया जाता है। 24 अक्टूबर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस माना जाता है। ठीक है, चलिए, ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत शामिल होता है, ये है, ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस कर रही हूँ कि ये सारे फैक्ट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं और एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाना है। अगर एनसीईआरटी का भी नॉलेज आप नहीं रखते हैं, तो आप कुछ नहीं रखते हैं, और सिलेक्शन आपका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप रट लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आज ही से जो वीडियो जा रहे हैं इनको रटना शुरू कर दीजिए, और आप निश्चित तौर पे इसको रटेंगे और सक्सेस भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि पहला विश्व युद्ध होता है, उसके बाद क्या है कि अगला विश्व युद्ध ना हो, शांति स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशंस की जो है क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जनवरी 1920 में, या 20 अप्रैल 1946 में, या 27 जून 1920 में की गई थी, या फिर इनमें से कोई डेट सही नहीं है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई थी। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशंस
के उत्तराधिकारी के रूप में कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी भी हमने बात की है, कब हुई है? तो ये 1945 में हुई थी, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने बात की ना 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना होती है और 30 अक्टूबर 1945 में भारत जो है इसमें शामिल हो जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग मिलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, अगर वहां पर वो ऑप्शन होता है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का ही ऑप्शन टिक करना है। 193 है या फिर 192 है या फिर 191 है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो देश हैं इनकी सदस्य संख्या है 193। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एमपी वर्ग 1 में आया हुआ अभी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का निर्णय बाध्यकारी होता है? यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का किस अंग का निर्णय बाध्यकारी होता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, बी कह रहा है सुरक्षा परिषद, आम सभा, सचिवालय। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बाध्यकारी किसका होगा? बाध्यकारी होगा सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो सुरक्षा परिषद है इसी का निर्णय सिर्फ बाध्यकारी होता है। बाकी जितने भी अंग हैं, यानी कि 6 अंग हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? मेन 6 अंग हैं, बाकी की एजेंसियां हैं यानी कि अभिकरण है, तो उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रमुख 6 अंगों की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, आम सभा, सचिवालय। एक हो जाएगा न्यासिता परिषद। ठीक है, एक हो जाएगा न्यासिता परिषद और 5वां और 6ठा हो जाएगा कौन सा? सामाजिक आर्थिक परिषद या आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, परिषद। ये जो है कौन से मेन अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। और निर्णय अगर बात करें कि इन 6 अंगों में निर्णय किसका बाध्यकारी होता है, तो सिर्फ सुरक्षा परिषद का निर्णय जो है बाध्यकारी होता है। ठीक है, इसमें सुरक्षा परिषद में कितने टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एंड अमेरिका। ये जो है स्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 होते हैं जिसमें कि 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, ये स्थायी की बात मैं कर रही हूँ। 5 क्या है? स्थायी होते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है, यानी कि निषेधाधिकार होता है। कोई भी फैसला हो जाए, चाहे सब वोटिंग कर दें उसमें, लेकिन अगर इन 5 सदस्यों में से एक ने भी उसमें नकारात्मक अपना नेगेटिव पॉइंट दे दिया, यानी कि उसके विरोध में अपना मत दे दिया, तो वो फैसला आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि वो वहीं पे रुक जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गए 5। इनके पास वीटो पावर है, ये स्थायी सदस्य हैं, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होते हैं। बाकी हम 10 क्या होते हैं? 10 जो है इसमें सदस्य कितने अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और ये अस्थायी सदस्य कितने? 2 वर्षों के लिए इनका चयन होता है। इनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्षों के लिए जो है इनका चयन किया जाता है। और चयन कौन करता है? ये जो है आम सभा द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो ये जो 10 सदस्य हैं, बाकी 5 तो स्थायी हैं, ये चेंज होते नहीं, इनके पास वीटो पावर है। जो 10 हैं, ये आम सभा यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा इनका जो है चयन होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। टेन्योर इनका 2 वर्ष है। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन सा है? महासचिव है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन होता है? तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा है। ठीक है, महासचिव। और ये महासचिव क्या होता है? सचिवालय का प्रधान होता है। जो सचिवालय इसका क्या है? सचिवालय इसका एक अंग है यूएन का, तो इसका प्रधान होता है या अध्यक्ष कह लीजिए, वो होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कि इसकी जो सचिव होता है इसको कौन चुनता है, कितने वर्ष के लिए आता है, तो ये 5 वर्ष के लिए जो है इसको चुना जाता है, यानी कि 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल होता है। और कौन चुनता है? तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, जिसमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, तो मेनली उन्हीं का निर्णय चलता है, क्योंकि एक ने भी वीटो लगा दिया तो फिर वो निर्णय रद्द हो जाता है। अभी इसका एग्जांपल देंगे कब का वीटो लगा है।
तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर, उससे सलाह लेने के बाद, ठीक है, उसकी सलाह पर कौन करता है, जो आम सभा होती है, जनरल असेंबली होती है, उसके द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इसमें ये सलाह की बात की गई है, सलाह, तो ये सलाह क्या है, एक प्रकार से मतलब निर्णय पूरा इन्हीं का होता है, क्योंकि जब ये बुतरस बुतरस खाली को दोबारा जब इनको चुनने का क्या हुआ कि चुनने का टाइम आया, तो किसने किया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है विरोध दिखाया था और बुतरस बुतरस घाली को त्यागपत्र देना पड़ा था। ऐसे जब ट्राइबली का दूसरा टेन्योर शुरू होने वाला था, तो उनको भी तब चीन ने जो है अपना वीटो पावर यूज़ किया था, यानी कि विरोध किया था, तो उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये इनकी सलाह कही जाती है, बट सलाह नहीं, वो पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंड होता है कि किसको ये चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर एक ने भी वीटो लगा दिया, विरोध कर दिया, तो वो जो है चुना नहीं जाता है। तो यहाँ पर हो गया सलाह, सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा जो है इनका सचिवों का, महासचिव हैं, उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए करती है। तो आज इतने क्वेश्चन थे, लेकिन एक आम सभा के बारे में जो अभी हमने जो है आम सभा के बारे में एक क्वेश्चन देखा था, इसमें देख लेते हैं। इसके भी बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। एनसीईआरटी के फैक्ट दूंगी, डोंट वरी, बाहर से कुछ भी नहीं दे रही हूँ मैं इसमें, ये एनसीईआरटी स्पेशल है। तो इसमें क्या है, सभी को क्या है, एक समान, सबका क्या है, एक समान मत है। जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन सभी का क्या है, एक समान मत है। तो सभी का एक समान मत है, एक समान मत है, यानी कि किसी के मत का वेटेज ज़्यादा या कम नहीं होता, जैसे कि आईएमएफ में होता है या फिर सुरक्षा परिषद में होता है, 5 को अधिक पावर मिल रखी है, बाकी को नहीं मिल रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी का यहाँ एक समान मत है, ठीक है? जो प्रमुख निर्णय होते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, तो उन निर्णयों के लिए कितना, 2/3 का बहुमत चाहिए होता है, ठीक है? 2/3 2/3 बहुमत की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो अन्य हैं, यानी कि जो नॉर्मल हैं, बाकी के जो फैसले होते हैं, जो कि प्रमुख नहीं हैं, महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें सामान्य बहुमत से काम चल जाता है, यानी कि सामान्य बहुमत से निर्णय जो है ले लिया जाता है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें क्वेश्चन में पक्का पूछी जाती हैं और इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है? इसके जो मेन पॉइंट हैं, वो मैं लिख दे रही हूँ। और इसके जो निर्णय होते हैं आम सभा के, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है इसका? निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होंगे। बाध्यकारी निर्णय बाध्यकारी नहीं होंगे, ठीक है? निर्णय इसके बाध्यकारी नहीं होंगे। और ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो वो भी कर लें। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वेरी वेरी बेनिफिशियल हैं, आप इनको फॉलो करके जो है पूरी तरह से कीजिए। एक-एक एक्सप्लेनेशन जो एनसीईआरटी स्पेशल जिसमें लिख दिया गया है, तो उसमें एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको, और जो भी दिया जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है बुक्स से लिया गया सारा फैक्ट बिल्कुल जो है प्योर फॉर्म में एनसीईआरटी आपको दी जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी एनसीईआरटी को रटना, उसके फैक्ट आपके माइंड में होने चाहिए। तो एक भी वीडियो स्किप ना करें। तो हो सकता है कि दिन में 2 या अगर हो पाया तो उससे भी ज़्यादा, मैं क्योंकि मुझे पूरा कंटेंट पहुँचाना है, तो जितने भी वीडियोज़ हो पाएँगे, एक तो निश्चित ही रखिए, 2-3 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सारे नोटिफ़िकेशन, अभी सब बिहार एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोज़ हमारे जाएँगे, बाकी सब स्टॉप कर दिया है। तो प्रैक्टिस ही जाएगी, जितनी भी जाएगी प्रैक्टिस एनसीईआरटी की ही जाएँगी। तो सभी पाने के लिए क्या करें कि सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सारी वीडियो आप अवेल कर पाएँ, क्योंकि एक भी वीडियो आप मिस करेंगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी के होंगे वो मिस कर देंगे। और यकीन मानिए, जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे ढूँढ के आइए, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है? रात भर जगने के बाद ये कंटेंट तैयार होता है, और तब मैं इसकी पीडीएफ बना करके आपके पास लेकर के आती हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, पीजीटी एंड टीजीटी दोनों में, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।